जे स्ट्रीट जैसी संस्थाओं की आलोचना है कि आप उन्हें आड़ दे रहे हैं। आप इजराइल के दुश्मनों को कहने का मौका दे रहे हैं कि ये लोग खुद को इजराइल और शांति समर्थक बताते हैं, लेकिन हमेशा उसकी आलोचना करते हैं। वे इसमें बारीकी ला रहे हैं, हम उन्हें समर्थन देते हैं, पर XYZ बदलना होगा। इसलिए हमें इजराइल विरोधी या यहूदी विरोधी नहीं कह सकते, क्योंकि हम उनके साथ हैं। इसमें फर्क कैसे? आप लोग एक पैरवी करने वाला संगठन के रूप में और आपके जैसे अन्य समूह क्या करते हैं जो राजनीतिक स्पेक्ट्रम पर वही स्थान लेते हैं, उन लोगों के मुकाबले जो खुद को आपसे लगभग साफ तौर पर राजनीतिक आड़ के लिए जोड़ लेते हैं। हाँ, देखिए, ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है जो 10 साल पहले नहीं थी। साफ कहूं तो 10 साल पहले जे स्ट्रीट बस AIPAC से बहस कर रहा था और AIPAC का रुख था कि इजरायली सरकार जो भी चाहे उसे दोनों दलों का पूरा समर्थन मिले, और अमेरिकी कांग्रेस की भी यही लाइन थी। अब हम खुद को हमारे बाईं ओर के लोगों से बहस करते पाते हैं। मैंने ऐसे संगठनों से बहस और आगे बढ़ने में काफ़ी समय बिताया है। टीवी और मीडिया में हमारे बाएं लोगों के साथ जाना और तर्क करना कि नहीं, आप जानते हैं, और जो वे तर्क करना चाहते हैं और जो हम तर्क करते हैं, उसके बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि उनमें से कुछ लोग जिस चीज के लिए तर्क कर रहे हैं वो है इसे पूरी तरह छोड़ दो। आइए इजराइल से पूरी दूरी बनाएं, उस पर प्रतिबंध लगाएं, उसे अलग थलग और दंडित करें, अमेरिका इजराइल संबंध खत्म करें। ये वही चीजें हैं जिनके लिए वे तर्क कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये खुद में यहूदी विरोधी है, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा यहूदी विरोध से प्रेरित है। कुछ लोग हैं जो यहूदी विरोधी हैं और उस आंदोलन से जुड़े हैं। कुछ लोग इसे सही मानते हैं, जिन्हें आप यहूदी राष्ट्रवाद विरोधी कह सकते हैं। वे मौजूद हैं और हम इसमें फर्क पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच निश्चित रूप से मेल है। आप जानते हैं, वो हमारी स्थिति नहीं है और हम इसके बजाय इसके पक्ष में तर्क देते हैं। आप जानते हैं, हम अमेरिका इजराइल सुरक्षा संबंध चाहते हैं। हमने इस सब के दौरान लगातार पैरवी की है। उदाहरण के लिए आयरन डोम के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए, रॉकेट रक्षा के लिए। आप जानते हैं, हमने किया है। वर्षों से जे स्ट्रीट ने सुरक्षा संबंध जारी रखने की वकालत की है। हाल के वर्षों में ही हमने तर्क देना शुरू किया है। अरे, इन हथियारों की बिक्री अमेरिकी कानून के अनुरूप होनी चाहिए और उल्लंघन होने पर चर्चा करनी चाहिए। और साथ ही हमने भी उसी तरह बात करना शुरू कर दिया है जैसे बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर रमाम और यूल से लेकर लिंडसे ग्राम तक सभी लोग बात कर रहे हैं कि अब इजराइल को उन चीजों से जुड़ी वित्तीय सब्सिडी की जरूरत नहीं है जो लंबे समय से चली आ रही थी। तो वहां ये बदलाव आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक हमारी बात है, हम अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं और साथ ही जहां हम असहमत हैं वहां कुछ स्पष्ट सीमाएं भी तय करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि असल में पिछले हफ्ते हाउस में एक वोट हुआ था जिसमें भारी बहुमत ने इस सहायता को काटने या खत्म करने के पक्ष में वोट किया। जिन डेमोक्रेट्स ने ऐसा किया, उन्होंने कहा कि वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे नेतन्याहू सरकार से बहुत निराश थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये कभी कानून बनेगा, लेकिन वे एक संदेश देना चाहते थे। मुझे लगता है कि उन 100 में से 80-85 हमारे साथ हैं, 10-15 इससे भी आगे हैं और वे पूरी तरह बंद करने के पक्ष में हैं। असल में हमारी स्थिति ये नहीं है, ना ही हम हाउस में ऐसी स्थितियां लेते हैं। हमारा प्रयास डेमोक्रेटिक पार्टी में बड़ा केंद्र बनाना है, जिसे मैं इस मुद्दे के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण मानता हूं, जो इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष को खत्म कर इजरायली और फिलिस्तीनियों को सुरक्षित और आज़ाद रखता है। आप जानते हैं, ये सोचना कि सब कुछ जला दें और इस रिश्ते से दूर चले जाएं, हमारी स्थिति नहीं है। आपने सालों पार्टी को अपनी तरफ करने में लगाए, अब उल्टा कर रहे हैं और कुछ हिस्सों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप कुछ ज्यादा आगे बढ़ दें? क्या पार्टी के तेज बदलाव के साथ आपकी संस्था खुद को नहीं ढाल पाई? मुझे वास्तव में लगता है कि हम मुख्य रूप से कुछ बदलावों के साथ हमेशा एक ही जगह पर रहे हैं। मैं जे स्ट्रीट के साथ सिर्फ करीब 1.5 साल से हूं, लेकिन आप जानते हैं, हम लगभग पूरे समय एक ही जगह पर रहे हैं। अमेरिकी राजनीति वाकई में बहुत नाटकीय रूप से बदल गई है। मुझे वास्तव में नहीं लगता कि हमने हद से ज्यादा कर दिया है। मुझे सच में लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का भारी बहुमत वही है जहां हम हैं। ये सिर्फ कुछ बहुत तेज आवाजें हैं जो शायद हमसे भी ज्यादा बाईं ओर चली गई हैं, और उन ज्यादातर आवाजों का संबंध ऐसे कांग्रेस के निर्वाचन क्षेत्रों से है जो डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्के गढ़ है। समझ रहे हैं? और ये सच है। यही वजह है कि चुनाव के बाद मैं जे स्ट्रीट में काम करने आया।
चुनाव अभियान में मेरा काम यहूदी मतदाताओं से जुड़ना था और मैं यहूदी मतदाता संपर्क के राष्ट्रीय निदेशक था। और जो मैंने अभियान के दौरान जो सबसे तेज आवाजें मुझे सुनाई देती थीं वो दो जगहों से आती थी। एक तो वे लोग थे जो बेंजामिन नेतन्याहू का हर हाल में समर्थन करते थे और जैसे हम इस सरकार का हर हाल में समर्थन करेंगे, और दूसरी तरफ वे लोग थे जो 8 अक्टूबर 2023 को ही नरसंहार की बात चिल्ला रहे थे और पहले से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि ये सब इजराइल की गलती है। ज्यादातर लोग जिनसे मैंने बात की वे इन दोनों श्रेणियों में नहीं आते थे। वे लोग काफी शांत हैं, लेकिन वे ऐसे स्थान पर हैं जहां फिर से दोनों इजरायली और फिलिस्तीनी लोगों को स्वतंत्रता, सुरक्षा और अवसर मिलना चाहिए। और जे स्ट्रीट उन आवाजों को बुलंद कर रहा है। अंततः ये आवाजें थोड़ी शांत हैं, फिर भी ये मतदाताओं का बहुमत बनती हैं, जैसा आप सर्वेक्षणों में बार बार देखते हैं। हमें देखना होगा कि एक साल बाद जब डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी प्राइमरी और चर्चाओं में उतरेगी क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्टी इन दो चरम सीमाओं में से किसी पर नहीं पहुंचेगी। मुझे लगता है वे ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां इजराइल का समर्थन कर सकें, नेतन्याहू सरकार से अलग रह सकें और यह कहने को तैयार हों, हम चाहते हैं कि इजराइल हमारा साझेदार बने। हम इजराइल को बिना शर्त समर्थन नहीं देना चाहते और असहमति होने पर समर्थन नहीं करेंगे।